हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और रिसेंटली यूएन के वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2024 में पृथ्वी पर वही सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स घटने वाले हैं दोबारा से जिन्हें हमारी पृथ्वी ने साल 1982 में देखा था। पृथ्वी पर खतरनाक महामारियां जिसकी द प्लेग, ब्लैक डेथ का पैंडेमिक आ गया था और विश्व भर में एक तरफ जहां पर बाढ़ के मारे जमीन डूब रही थी तो उसी दौरान पृथ्वी के दूसरे भाग में एक्सट्रीम फैमिन्स और बुश फायर्स हो रहे थे। Raises the weather machine to a fevered pitch. And today we've had that confirmation coming from the US scientists saying it is actually happening. Temperature. Earth is increasingly experiencing extreme weather. All agencies are expecting an El Nino to arrive. It's just that the Americans have said it's arrived today. दरअसल 1982 में नॉर्थ और साउथ अमेरिका में काफी दिनों के लिए लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से अमेरिका में मच्छर से होने वाले एन्सेफेलाइटिस नाम के एक ब्रेन डिसऑर्डर का आउटब्रेक हुआ था और देखते ही देखते 2000 लोगों की जानें चली गई। और साथ ही उसी वक्त उस कॉन्टिनेंट का एक स्टेट न्यू मैक्सिको उस वक्त ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से 14th सेंचुरी में आए ब्लैक डेथ जैसी हालातें झेल रहा था। वहीं पर साउथ अमेरिका के पेरू ने तो अब तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हाईएस्ट रेनफॉल दर्ज किया था और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका सेम समय पर ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक्सट्रीम डस्ट स्टॉर्म्स, बुश फायर्स और सूखा यानी कि ड्राउट के शिकार हो चुके थे। सो जैसे आपको अंदाजा हो गया होगा उस दौरान पृथ्वी दो एक्सट्रीम किस्म के आपदाएं को झेल रही थी ऑल एट द सेम टाइम और उसी दौरान पृथ्वी पर इतनी तेज हवाएं बह रही थी कि उन्होंने पृथ्वी के रोटेशन स्पीड को ही चेंज कर दिया था जिसकी वजह से दिन 0.02 मिली सेकेंड से लंबा हो गया था। अब फ्रेंड्स यहां पर देखने में ये दोनों भी इवेंट्स काफी अनरिलेटेड लगेंगे बट लेट मी टेल यू इन दोनों भी कॉन्ट्रास्टिंग क्लाइमेट कंडीशंस के पीछे एक ही वेदर फिनोमेनन का हाथ है, एल नीनो, जिसे सबसे पहले पेरू के एक लोकल फिशरमैन ने ऑब्जर्व किया था। दरअसल हुआ यह कि 16th सेंचुरी में पेरू के एक फिशरमैन ने यह नोटिस किया कि पैसिफिक ओशन एक साइक्लिकल मैनर में गर्म और ठंडा हो रहा है और खास करके दिसंबर के दौरान उसका टेम्परेचर अपने पीक पर होता है। अब कोइंसिडेंटली इस साइकिल का पीक एकदम क्रिसमस के साथ मेल खाता था और इसीलिए उन फिशरमैन ने इस साइकिल को एल नीनो डे नाविडाड यानी कि द लिटिल बॉय ऑफ क्रिसमस नाम दे दिया। लेकिन इसके फिर कुछ समय बाद पेरू के लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि इस एल नीनो की वजह से सिर्फ पानी का तापमान ही नहीं बढ़ता बल्कि उससे भारी मात्रा में बारिश भी होती है और यहां तक कि समुद्र के साथ साथ जमीन के जीवों को भी यह इफेक्ट करता है। अब उस वक्त पेरू के लोग इसे एक लोकल वेदर फिनोमेनन समझने लगे, जैसे इंडिया में रेनफॉल एक लोकल वेदर फिनोमेनन है। पर उन्हें जो बात पता नहीं थी कि एल नीनो की वजह से जब पेरू में बारिश गिरती थी तब वहां से 15,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज में सूखा पड़ता था। और यह बात उन्हें सबसे पहले तब जाके मालूम पड़ी जब ब्रिटिश इंडिया में मौजूद एक इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक साइंटिस्ट गिलबर्ट वॉकर ने इस पूरे वेदर कंडीशन को दुनिया के सामने पेश किया। दरअसल 1903 में गिलबर्ट वॉकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स सिखा रहे थे और तभी उन्होंने यह नोटिस किया कि साल 1895-1896 में मानसून फेलियर की वजह से इंडिया में अकाल पड़ा था जिसमें करीब 5 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इसीलिए इतने सीरियस इवेंट के चलते वो अपनी जॉब को छोड़कर इंडिया चले आए ताकि वो इंडियन मानसून को गहराई से स्टडी करके इस अकाल के पीछे का मेजर रीजन जान पाए। फॉर्चुनेटली फॉर हिम इंडिया में अपनी स्टडी शुरू करने के बस एक ही साल में उन्हें IMD का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया और वहां उनका मेजर काम था मानसून फेलियर्स को प्रेडिक्ट करना। अब अपने इस काम के दौरान उन्हें यह पता चला कि कुछ साल इंडिया में अच्छी बारिश होती थी तो वहीं पर कुछ साल अचानक से एकदम सूखा पड़ जाता था। यानी कि बात सिंपल थी, अगर वो इस रेनफॉल पैटर्न के पीछे की वजह को समझ लेते तो वो इंडिया में मानसून फेलियर्स को प्रेडिक्ट कर सकते थे। इसे समझने के लिए उन्होंने इंडिया के वेदर कंडीशंस को स्टडी किया पर इससे उन्हें कुछ खास पता नहीं चला। तब जाके वॉकर ने इंडियन मानसून पर ग्लोबल वेदर के इफेक्ट्स को स्टडी करना शुरू किया। इसके लिए दुनिया भर में जहां पर भी ब्रिटिश राज था वहां पर मौजूद टेलीग्राफ स्टेशंस की मदद से लोगों से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल और टेम्परेचर का डेटा उन्होंने कलेक्ट किया और इस डेटा की मदद से उन्होंने वेस्टर्न और मिडिल पैसिफिक के बीच के प्रेशर वेरिएशंस को 20 सालों के लिए स्टडी किया एंड फाइनली ये खोज निकाला कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेदर कंडीशंस एशिया और ऑस्ट्रेलिया के वेदर कंडीशंस को अफेक्ट
करते हैं। तो वॉकर ने अपनी स्टडी में देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो एयर प्रेशर होता था तब पैसिफिक में मौजूद कुक आइलैंड्स पर तेज बरसात होती थी, और जब कुक आइलैंड्स पर लो एयर प्रेशर होता था तब ऑस्ट्रेलिया में बारिश गिरती थी। अपनी इस डिस्कवरी को उन्होंने 1923 में IMD के जर्नल्स में पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इस सी सॉ इफेक्ट को सदर्न ऑसिलेशन नाम दिया। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उन दिनों एल नीनो को साइंटिस्ट कॉमनली एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस कहते थे, और इंडियन मानसून को स्टडी करते करते वॉकर ने इसी एनसो का सो यानी कि सदर्न ऑसिलेशन वाला पार्ट फिगर आउट कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद एल नीनो को पूरी तरीके से समझने के लिए साइंटिस्टों को एक और पूरी जनरेशन लग गई, क्योंकि 4 नवंबर 1958 को 90 साल की उम्र में वॉकर का देहांत हो गया। बट कोइंसिडेंटली उसी साल इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर नाम की एक समिट हुई, जिसमें 67 कंट्रीज के साइंटिस्ट एक साथ आकर कॉस्मोलॉजी से लेकर साइज्मोलॉजी एक साथ स्टडी कर रहे थे। अब यहाँ पर कॉस्मोलॉजी का मतलब बेसिकली ब्रह्मांड की स्टडी, और साइज्मोलॉजी यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाले इवेंट्स की स्टडी। इस समिट के दौरान एक मीटरोलॉजिस्ट जेकब जर्कनेस की नजर वॉकर के सदर्न ऑसिलेशन की डिस्कवरी पर पड़ी। उन्होंने वॉकर की ही तरह टेलीग्राफ के जरिए दुनिया भर से एल नीनो इवेंट्स स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट किया। साथ ही उन्होंने पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर डेटा भी स्टडी किया, और इन दोनों डेटा को एक साथ स्टडी करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि ऑस्ट्रेलिया और कुक आइलैंड्स पर जो अल्टरनेट एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके लिए पैसिफिक ओशन के प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस ही रिस्पॉन्सिबल है। और इस पूरे फिनोमेनन को उन्होंने गिलबर्ट वॉकर के ऑनर में वॉकर सर्कुलेशन नाम दे दिया। अब जर्कनेस के इन प्रूफ्स के बाद वॉकर सर्कुलेशन थियरी को फाइनली साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन अब तक लोगों ने बस थियोरेटिकली एल नीनो के बारे में सुना था, किसी ने उसके इंपैक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया था, अंटिल 1982 जब एल नीनो ने एक साथ एक नहीं बल्कि 5 कॉन्टिनेंट्स के वेदर्स को इफेक्ट किया। एल नीनो के ऐसे खतरनाक इफेक्ट्स को देखकर उसे स्टडी करने के लिए और समय रहते ही लोगों को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक ओशन TAO नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें ओशन के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए पैसिफिक में 70 वाटर बॉयज डाले गए, एंड फाइनली इन बॉयज से मिले डेटा ने एल नीनो के ऑकरेंस का एग्जैक्ट कारण बताया, जो थे ट्रेड विंड्स। देखो, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से पूरे प्लैनेट पर बहने वाले विंड्स को प्राइमरी विंड्स कहते हैं, जो पूरे साल सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इनमें से जो विंड्स इक्वेटर पर फ्लो करते हैं उनके सहारे एंशिएंट टाइम्स में ट्रेड शिप्स नेविगेट करते थे, और इसीलिए यहाँ के प्राइमरी विंड्स का नाम पड़ा द ट्रेड विंड्स। तो होता यह है कि इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट गिरने से वहां की हवा गर्म होकर ऊपर राइज करती है, फिर ऊपर जाते समय वो ठंडी होकर अराउंड 30 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स पर वापस नीचे आती है। इसकी वजह से इक्वेटर पर एक लो प्रेशर जोन बनता है और 30 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स पर एक हाई प्रेशर जोन। इसीलिए हवा 30 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड से इक्वेटर की तरफ बहने लगती है। अब क्योंकि इक्वेटर पोल्स के कंपैरिजन में फास्ट रोटेट करता है, इसीलिए हवा सीधा इक्वेटर में फिर से आकर एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन करने के बजाय अपने राइट साइड पर डिफ्लेक्ट होती है। सिंपली स्पीकिंग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स नॉर्थ से वेस्ट की तरफ बहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर के विंड्स साउथ से वेस्ट की तरफ बहते हैं। अब वैसे तो ये विंड्स पूरे पृथ्वी पर बहते हैं, बट पैसिफिक ओशन जितने बड़े वाटर बॉडी पर आते ही ये एक बड़े विंड पैटर्न में ऑसिलेट करने लगते हैं। इस ऑसिलेशन को साइंटिस्ट एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, जिसके 3 फेजेस होते हैं, न्यूट्रल या नॉर्मल फेज, ला नीना या कोल्ड फेज, एल नीनो या हॉट फेज। सो न्यूट्रल फेज में अमेरिकन कोस्ट पर मौजूद वार्म एयर ट्रेड विंड्स के चलते वेस्टवर्ड्स यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है। वहां के लैंड मासेस पर यह वार्म एयर कन्वेक्शन से ऊपर उठती है और फिर कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म करती है, जिससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स में रेनफॉल होता है। अब यही कंडेंस्ड एयर फिर ईस्टवर्ड्स यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ती है और इस सर्कुलेशन पैटर्न को वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं, जो अगर बाय द वे आपको याद होगा तो जर्कनेस ने फिगर आउट किया था। सो ये वार्म एयर अपने साथ अमेरिकन कोस्ट से वार्म वाटर को भी एशिया की तरफ ले जाती है और एशिया के कोस्ट पर पहुंचते ही उस वार्म वाटर को गहराइयों में मौजूद कोल्ड वाटर रिप्लेस करता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग की वजह से डेप्थ में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे कोस्टल लाइफ फलने फूलने लगती है। सो टू सम इट अप, नॉर्मल फेज में ट्रेड विंड्स वार्म एयर को अमेरिका से एशिया की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे एशिया में बारिश और अमेरिकन कोस्ट पर कोल्ड कंडीशंस बनते हैं। लेकिन कभी कभार ये ट्रेड विंड्स अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ला नीना के कंडीशंस बनते हैं। अब ट्रेड विंड्स हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वॉकर सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
और इस वजह से नॉर्मल कंडीशंस के मुकाबले ज्यादा वार्म एयर एशिया की तरफ बढ़ती है और वहां पर एक्सट्रीम रेन्स की वजह से फ्लड्स आते हैं, जबकि अमेरिकाज में कोल्ड विंड्स होने की वजह से वहां पर हद से ज्यादा सूखा पड़ता है, यानी कि यूजुअली ला नीना की वजह से एशिया में सिवियर रेनफॉल होती है। पर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, पैसिफिक ओशन पर विंड्स एक साइक्लिकल ऑसिलेशन फॉलो करती है और इसीलिए एक पॉइंट के बाद ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हद से ज्यादा वीक हो जाती है और आता है एल नीनो। इस वजह से वॉकर सर्कुलेशन की साइकिल टूट जाती है और वार्म विंड्स अब एशिया की तरफ बहने के बजाय अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की तरफ बहते हैं, यानी कि अब सिचुएशन रिवर्स हो चुका है। मतलब एशिया में कोल्ड एयर और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में वार्म एयर। इस वजह से अब अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में तेज बारिश होती है जबकि एशिया में सूखा पड़ जाता है, यानी कि एल नीनो के इफेक्ट्स ला नीना के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एंटी। और ये पूरा साइकिल मिलकर 4 कॉन्टिनेंट्स एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेदर को इफेक्ट करती है और ये पूरा फिनोमेनन एक 5 ईयर का साइकिल है। अब क्योंकि लास्ट एल नीनो इवेंट 2018-19 में आया था, इसीलिए वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसके 2024 में आने के चांसेस काफी आए। इनफैक्ट आपको रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुआ बुशफायर याद होगा। वो इसी एल नीनो साइकिल का ही एक इफेक्ट है। ऑन दी अदर हैंड, एल नीनो की वजह से आए हैवी रेन्स अक्सर लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करते हैं और ये लैंडस्लाइड्स अगर कोस्टल रीजन्स पर हुए तो वहां पर वो सुनामीज को ट्रिगर कर सकते हैं। अब अगर साइंटिस्टों की माने तो 2023 के एंड तक अब तक की सबसे डेडलीस्ट सुनामी आने वाली है, वो भी एक ऐसे रीजन में जो ऑलमोस्ट चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ये आपकी साइंस की नॉलेज को अपडेटेड रखेगा। See you next time. As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.